हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो बेसिकली जो आई आइरोडोव बुक है उसका प्रॉब्लम नंबर 1.5 पे हम आ चुके हैं। ये एक प्रॉब्लम है रिलेटिव वेलोसिटीज़ के ऊपर। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। मैं कोशिश करूंगा इसके लिए एक से ज़्यादा मेथड बता पाऊँ। सो लेट्स सी। टू पार्टिकल्स हैं, वन एंड टू, और ये कांस्टेंट वेलोसिटीज से मूव कर रहे हैं, v1 एंड v2। और इनिशियल मोमेंट पर इनके जो रेडियस वेक्टर हैं वो r1 और r2 हैं। ठीक है। हाउ मस्ट दीज फोर वेक्टर्स बी इंटर रिलेटेड फॉर द पार्टिकल्स टू कोलाइड। मतलब ये जो चार वेक्टर्स हैं, कौन कौन से चार, r1 r2 v1 v2, ये चार वेक्टर्स के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए, क्या रिश्ता होना चाहिए, क्या इक्वेशन होना चाहिए जिससे कि ये जो दो पार्टिकल्स हैं फाइनली जाके कोलाइड हों। मतलब कहने का ये मतलब है कि एट द टाइम ऑफ कोलिजन बेसिकली व्हाट शुड बी द इक्वेशन, मतलब जब कोलाइड होंगे तो उनकी इक्वेशन क्या बनेगी। तो आइए इसे समझते हैं। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि ये मैं एक वाई एक्सिस बना रहा हूँ, वैसे ही यहाँ पर एक मैं एक्स एक्सिस बना रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स ले लेते हैं। ठीक है। तो एक जो पार्टिकल है वो यहाँ पर है, और उसकी स्पीड जो है वो, या वेलोसिटी जो है वो v1 है बेसिकली। सो दिस इज़ v1। एंड यहाँ पर एक पार्टिकल मान लेते हैं। ठीक है। और उसकी जो वेलोसिटी है वो है v2। ओके। सो बेसिकली उसकी वेलोसिटी v2 है। अच्छा, अभी इसका जो पोजीशन वेक्टर्स है, पोजीशन वेक्टर्स के लिए भी हम एक अलग कलर ले लेते हैं। तो पोजीशन वेक्टर्स जो हैं इसका नाम हम रख देते हैं r1। ठीक है। और जो पोजीशन, मतलब दूसरे वाले का पोजीशन वेक्टर है, उसका हम नाम रख देते हैं r2। ठीक है। सो इसका नाम रख देते हैं r2। अच्छा, वेक्टर्स बेसिकली सबके ऊपर लगाना पड़ेंगे। तो इस तरीके से, ठीक है, ये चारों ही वेक्टर्स, इन चारों के बीच में रिलेशन पूछा है। अच्छा, अब बेसिकली जो मैंने ये v1 और v2 बनाया हुआ है, आप सोच रहे होंगे कि सर ने इसी डायरेक्शन में ऐसा क्यों बनाया हुआ है। तो देखिए, पार्टिकल मूव करने को तो पहला वाला इधर भी मूव कर सकता है, दूसरा वाला उधर भी मूव कर सकता है, लेकिन फिर ये कभी कोलाइड नहीं होंगे ना। हमें तो क्या चाहिए कि ये टकराएं, टकराएं तो मतलब ये सिमिलर डायरेक्शन में जा रहे हो, टुवर्ड्स वन पर्टिकुलर पॉइंट ये देख रहे हो, है ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ देख रहे हो। वो बेहद ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने ऐसा इसको बनाया हुआ है। तो अच्छा ठीक है। तो अभी इनको जोड़ लेते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ा के, एक्सटेंड करके, कि मान लेते हैं कहीं तो ये कोलाइड हो रहे हैं, ये तो कोई तो पॉइंट है। इस पॉइंट का नाम मैं जस्ट ऐसे पी रख दे रहा हूँ, ये ओरिजिन मेरा ओ है। तो मेरा जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, बेसिकली रिजल्टेंट वेक्टर वो कैसा होगा, तो वो यहाँ से पी तक पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है। तो ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है। इस रिजल्टेंट वेक्टर का भी नाम रख देता हूँ मैं r3, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। चलिए ठीक है। तो बेसिकली जो r3 है इसके बारे में मैं क्या लिख सकता हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा। सो r3 वेक्टर इज इक्वल्स टू, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से इसको ऐड करते हैं। ठीक है। तो इट विल बी r1 बार प्लस v1 बार। अच्छा, यहाँ पे रुक नहीं सकते, इसको t से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बताइए क्यों? क्योंकि देखिए, अगर हम इसको t से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो बेसिकली सेम डायमेंशंस नहीं होंगे ना, दोनों साइड पे डायमेंशंस शुड बी सेम। सो बेसिकली अगर ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, तो इसी भी डिस्टेंस के ही फॉर्म में होना होगा। ठीक है, वो बात तो हम जानते हैं, बहुत ही बेसिक्स है, 11th में हम पढ़ चुके हैं, 11th क्लास में। तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ आपको कि ये जो r3 है वो r1 प्लस v1t है। मैंने यहाँ पर इस ट्राइंगल में ना ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है। अब वैसे ही मैं ट्राइंगल लॉ जो है इस ट्राइंगल में भी इस्तेमाल करूँगा। तो यहाँ पर जब मैं इस्तेमाल करूँगा तो जो r3 की वैल्यू है वो मुझे मिल जाएगी r2 बार प्लस v2t बार। ठीक है, v2 बार एंड t। तो अच्छा, टाइम सेम क्यों है, टाइम t1 t2 क्यों नहीं है भाई? क्योंकि मैं जिस पॉइंट पर उन्हें दिखा रहा हूँ, पॉइंट पी पर, उन्हें साथ में उसी वक्त वहाँ पहुँचना होगा ना। वरना अगर मैं दोनों के टाइम अलग अलग दिखा दूंगा तो बेसिकली एक बंदा पहले पहुँच रहा है, फिर वो कहीं आगे निकल जाएगा, फिर दूसरा बंदा बाद में पहुँचेगा, तो फिर कोलिजन थोड़ी होगा। तो इसलिए टाइम भी हमको सेम दिखाना है, तो ये भी ज़रूरी है, बात याद रखना। चलिए खैर। तो अभी बिकॉज ये दोनों इक्वेशंस जो है इनको मैं ए एंड बी बोल सकता हूँ। सो फ्रॉम ए एंड बी हमें क्या मिलने वाला है कि हम इन दोनों को इक्वेट कर पाएंगे। तो r1 बार प्लस v1 बार टी इक्वल्स टू r2 बार प्लस v2 बार टी। इस तरीके से हमने इसको इक्वेट कर दिया। तो अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ r1 बार माइनस r2 बार इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1 बार, और ये t हो जाएगा, है ना। ठीक है। तो हमको ये बात समझ में आ चुकी है। ओके, तो ये जो इक्वेशन है बेसिकली ये हमारा वेक्टर फॉर्म में है। हम इसका अगर स्केलर फॉर्म लेना चाहें तो हमें इसकी वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी, इसका मॉड निकालना पड़ेगा। तो मॉड ऑफ r1 माइनस r2, है ना, इज इक्वल्स टू मॉड ले लेंगे v2 माइनस v1 का। और t तो स्केलर ही है, टाइम तो स्केलर ही होता है, तो बेसिकली उसका मॉड नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं t इज इक्वल्स टू r1 बार माइनस r2 बार मॉड अपॉन v1 v2 बार माइनस v1 बार मॉड। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल सकते हैं। ठीक है। सो इफ़ वी सब्सटीट्यूट इक्वेशन नंबर 2 इन 1 विल गेट व्हाट। सो लेट्स सी। तो सब्सटीट्यूट, ठीक है, इक्वेशन 2 इन 1, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिल जाएगा r1 बार माइनस r2 बार इज इक्वल्स टू v2 बार
माइनस V1 बार, ठीक है, और T1 की जगह पे आ जाएगा, सॉरी T की जगह पे आ जाएगा आपका R1 बार माइनस R2 बार मॉड अपॉन E2 बार माइनस V1 बार मॉड, इस तरीके से आपको मिल जाएगा। सो देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ R1 बार माइनस R2 बार अपॉन R1 बार माइनस R2 बार, ठीक है, इस तरीके से मॉड में इक्वल्स टू V2 बार माइनस V1 बार अपॉन मॉड ऑफ V2 बार माइनस V1 बार, इस तरीके से आ जाएगा। अच्छा ठीक है, तो अब यहाँ पर है ना मैं थोड़ा सा इसको जस्ट मॉडिफाई करूँगा और मैं इसे ऐसा बोलूँगा कि लाइक व्हाट R2 बार माइनस R1 बार अपॉन यहाँ पे भी R2 माइनस R1 बार मॉड, बिकॉज कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर फर्क पड़ता है तो ऊपर माइनस आ जाएगा, नीचे तो मॉड है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर माइनस आ जाएगा, वो माइनस को मैं यहाँ लिख दूंगा। सो V2 बार माइनस V1 बार अपॉन V2 बार मॉड ऑफ V1 बार, है ना, मॉड यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो अब ये माइनस साइन से हमको जो बेसिकली क्या समझ रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि ये जो वेक्टर्स है ना, इनका डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है। ये जो फाइनली जो ये वेक्टर्स बन रहे हैं R2 माइनस R1 वाला वेक्टर और V2 माइनस V1 वाला जो वेक्टर बन रहा है ना, तो इनका डायरेक्शन ऑपोजिट है, बस इसका सिर्फ यही मीनिंग है, और यही वो रिलेशन है जो हमें चाहिए थी एक्चुअली। सो हियर वी हैव अराइव्ड एट द फाइनल आंसर। सो दिस वाज द मेथड 1। सेकंड मेथड है, उसको समझते हैं। बेसिकली उसमें है ना हम रिलेटिव वेलोसिटीज़ देखेंगे। तो मैं फिर से जो है डायग्राम बनाता हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा। ओके ओके, तो यहाँ पर एक पार्टिकल था, ठीक है, उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में देख रही थी, एंड यहाँ पर एक पार्टिकल था और उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में देख रही थी। तो अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करता हूँ, अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करता हूँ तो क्या होगा, ठीक है। तो बेसिकली है ना हम पार्टिकल ले लेते हैं, लेट्स से कि दिस इज पार्टिकल 1, दिस इज पार्टिकल 2। तो पार्टिकल 1 की फ्रेम में खड़े रह के देखते हैं कि उसे कैसा लग रहा है बेसिकली। तो अगर हम इसकी फ्रेम में खड़े रह के देखेंगे, मतलब इसको हम रेस्ट पे मान लेंगे, है ना, इसकी अगर फ्रेम में हम खड़े रह के देखेंगे तो इसको हम जो है बेसिकली रेस्ट पे मान लेंगे। तो रेस्ट पे मानने के लिए हमको क्या करना पड़ता है ना, कि ये जो आगे जाने वाला वेक्टर है ना, वैसा ही वेक्टर ना पीछे जाने वाला बना देना पड़ता है, मतलब माइनस V1 ले लेना पड़ता है, ठीक है। तो आगे जाने वाले वेक्टर जितना ही पीछे जाने वाला वेक्टर लेना पड़ता है, तो ये फिर रेस्ट पे आ जाता है। और जब इसके साथ ऐसा करते हैं तो यही चीज़ आप उसके साथ भी करते हैं, दूसरे वाले पार्टिकल के साथ भी करते हैं, तो आपको यही वेक्टर वहाँ भी बनाना पड़ेगा। इस बात पर जरा गौर कीजिएगा, ठीक है। तो यही वेक्टर जो है पीछे जाने वाला, ये आपको इधर बनाना पड़ेगा, तो इसके ऑपोजिट वाला वेक्टर आपको इधर बनाना पड़ेगा, ठीक है। आप ये समझ गए होंगे। तो ये माइनस V1 है, ठीक है। अब हम इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे, तो V1 और माइनस V1 एंड प्लस V2 को जब हम ऐड करते हैं तो हमें जो रिजल्टेंट आएगा वो बेसिकली इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। अरे तभी तो बेसिकली दोनों टकराएंगे ना, मतलब हम जो बना रहे हैं उसका रिजल्टेंट इधर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो बंदा है बेसिकली रेस्ट पे आ गया है और उतनी ही स्पीड हमने जो है इस बंदे से माइनस कर दी। तो इस बंदे को बेसिकली जो है ऐसा ही दिखाई देगा कि ये डायरेक्टली हेड ऑन कोलिजन के लिए आ रहा है, हेड ऑन कोलिजन के लिए आ रहा है। इस बात को जरा समझिएगा, थोड़ा नजरिया समझने की कोशिश कीजिए कि कैसा हो रहा है। कि इस बंदे को हमने रेस्ट पे ले लिया है, इतना जो था ना उसी में से इतना पीछे की तरफ माइनस कर दिया, तो इसमें से भी तो हम लोग उतना पीछे माइनस करेंगे ना। तो जब हमने उतना माइनस इसमें से भी कर दिया तो जो रिजल्टेंट बचेगा वो डायरेक्टली इसकी तरफ पॉइंट करेगा, है ना। और वो आप वो चेक भी कर सकते हैं, वो जो हम लोग पैरेललोग्राम बनाते हैं उससे चेक भी हो जाएगा आपका, तो इस तरफ पॉइंट करेगा। तो ये जो है जब इस तरफ पॉइंट कर रहा है तो अब इसे ऐसा लगेगा कि हाँ ये मेरी तरफ अप्रोच कर रहा है पार्टिकल। चलिए ठीक है, तो अभी बेसिकली क्या हो गया कि हमारी जो फाइनल वैल्यू आ रही है V2 माइनस V1 जो आ रहा है वेक्टर, है ना, ये वाला वेक्टर मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो ये जो वेक्टर हमारा आ रहा है, तो ये वेक्टर का जो डायरेक्शन है, ये वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो इस वेक्टर का ऑपोजिट होगा। कौन से वेक्टर का ऑपोजिट होगा? R2 माइनस R1 बार का। आप बोलेंगे सर ये R2 माइनस R1 बार वाला वेक्टर किधर है? मैं आपको दिखाता हूँ, डोंट वरी। ठीक है, तो ये R2 माइनस R1 वाला मैं वेक्टर आपको दिखा देता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। ये देखिए, तो हमारा ये तो नॉर्मल पहले जैसा V1 बना दिया मैंने। ये देखिए, ये हमारा क्या था, R1 था और ये R2 था, राइट। तो ये जो वेक्टर है ना इस तरफ जाने वाला, ये वाला वेक्टर R1, ये वाला वेक्टर R2, तो ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 हो जाएगा ना, ट्राइंगल लॉ से, ट्राइंगल लॉ से, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि R2 माइनस R1 वाला वेक्टर जो है वो इस तरफ पॉइंट कर रहा है और V2 माइनस V1 वाला इधर पॉइंट कर रहा था, बेसिकली इधर ऑपोजिट ना, तो इनके डायरेक्शंस ऑपोजिट हैं, तो हमको डायरेक्शंस ऑपोजिट लिखना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, R2 माइनस R1, ये डायरेक्शन नहीं है अभी तक, ठीक है, इसको डायरेक्शन बनाने के लिए इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, माइनस क्यों लिखा, क्योंकि दे आर ऑपोजिट, तो यहाँ पे लिख देंगे V2 माइनस V1 अपॉन इसका जो मैग्नीट्यूड है उससे डिवाइड कर देंगे, V2 माइनस V1, इस तरीके से। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि बेसिकली हमें फिर से वो इक्वेशन कितनी आसानी से मिल गई है रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से। थैंक यू वेरी मच।